गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो फिर शुरू करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3। इसमें छाँव आ रहा है, छाँव। चैप्टर में जो है हिस्ट्री का 3 चैप्टर है। द दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में हम देखेंगे 1206 से लेकर 1526 आफ्टर डोमिनो, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। एक होता है एडी, बीसी, बिफोर क्रिस्ट। यहाँ पे एडी 1206 से लेकर 1526 तक के बाद का डेट देखेंगे। Just wait. Delhi first became the capital of kingdom under the Tomur Rajput, who were defeated by Chauhans of Ajmer। दिल्ली जो है पहला राज क्षेत्र बना जो कि तोमूर राजपूत का था। ठीक है, राजपूत के अधिग्रहण में पहले ये आया था। हु वे डिफीटेड बाय चौहान्स ऑफ अजमेर, जो कि अजमेर का चौहान से हारा था। नंबर 2, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सबकॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन बिगिनिंग ऑफ 13th सेंचुरी। मतलब कि दिल्ली का बदलाव या उसमें कुछ जो चेंजिंग हुआ था दिल्ली में, दिल्ली का बदलाव राजधानी के रूप में, जो कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र में पूरा फैल गया था, वह दिल्ली सल्तनत के स्थापना के बाद हुआ था 13वीं शताब्दी के शुरुआत में। मतलब 13वीं शताब्दी के शुरुआत में जब दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ था, उस समय में दिल्ली जो है राजधानी में बदल गया और ये इसका जो एरिया, इसका जो क्षेत्र था वो बहुत ही बढ़ने लगा था। कब हुआ था ये? 13th सेंचुरी को। नंबर सेकंड का मतलब। अब देखते हैं रूलर्स ऑफ दिल्ली कि दिल्ली में कौन कौन शासन कब कब किया। तोमूर अर्ली 20th सेंचुरी, जो तोमूर था वो क्या था? 12वीं शताब्दी में 1165 के आसपास। चौहान्स 1165 से लेकर 1192, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान भी था। इसका ये डेट टाइम दिया हुआ है कब से कब तक किया। स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का भी शासनकाल इसमें दिया हुआ है। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290। खिलजी डायनेस्टी, इसका भी डेट, मतलब ये सब जो रूलर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली में कौन कौन सब शासन किया है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, ये सब वैसे हिस्ट्री में हम एक बार बोल चुके थे। वीडियो देख लेना जिसको भी दिक्कत हो इसमें। तो ये तो खैर डेट बाय डेट, इसको देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें समझ सकते हो। फाइंडिंग आउट अबाउट दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली सल्तनत के बारे में हम और भी कुछ जानते हैं कि उसमें क्या सब हुआ था, कि हम इसके बारे में कैसे जाने। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के बारे में। इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख, जो दीवार में जो लिखा जाता है खोद के, उसको हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। आर्किटेक्चर मतलब कोई जो बिल्डिंग विल्डिंग हो गया, जो कि ऐतिहासिक बिल्डिंग हो गया, इन सब को आर्किटेक्चर कहते हैं। इन सब चीज़ों से हमें बहुत ही मात्रा में फिर बहुत ज़्यादा जानकारी मिलता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। फर्दर वैल्यूएबल सोर्सेज आर हिस्ट्रीज written in the पर्शियन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। इसके अतिरिक्त अगर हम देखते हैं कि बहुत सारा जो इतिहास है, जिसको कि हम लोग तारीख कहते हैं, जिसको कि ये सिंगुलर हुआ, ये प्लूरल हुआ। रिटन इन द पर्शियन, जो कि पर्शियन भाषा मतलब फारसी भाषा में लिखा हुआ था। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, और यही जो लैंग्वेज है, जो फारसी भाषा है, वो दिल्ली सल्तनत के अंदर में बोला जाता था। द ऑथर्स ऑफ तारीख वेयर लर्न मैन, और जो तारीख का लेखक हुआ करता था वो बहुत ही ज्ञानी, लर्न मैन मतलब होता ज्ञानी व्यक्ति हुआ करता था। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोइट्स एंड कोटरीज हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स
and advised rulers on governments emphasizing the importance just rule। हाँ, और ये सब जो व्यक्ति था सेक्रेटरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रशासन का काम देखता था, सिंगर्स कॉटरीज जो कि दरबारी था, ठीक है, इन सब के द्वारा इन सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन हमें उसके बारे में मिलता है। किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में। फ्रॉम गैरसन टाउन एम्पायर, इस चीज़ के बारे में देखते हैं। In 13th century, the control of Delhi Sultanate rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons। मतलब 13वीं शताब्दी में कि दिल्ली सल्तनत जो है चारों तरफ से घेराबंदी, जैसे कि लाल किला हो गया तो उसका जो दीवार है ना, उसी दीवार टाइप से दिल्ली का सल्तनत जो है उसको घेराबंदी कर कर वहाँ पे शासन किया करता था। Delhi authority was challenged by Mongols and governor who rebelled at any sign of Sultan's weakness। और दिल्ली अथॉरिटी मतलब दिल्ली का जो अधिकारी था उसको मंगोल के द्वारा बार बार चुनौती मिलता था, मतलब कभी वो उसमें आक्रमण कर सकता था। कौन? मंगोल। एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन हु साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस। और जो शासक था अगर उसको किसी भी प्रकार का अगर सुल्तान का वीकनेस अगर दिखता था तो वो उसमें आक्रमण करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। नंबर 3, द एक्सपेंशंस ऑफ दिल्ली सल्तनत टुक प्लेस अंडर द रीजन ऑफ बलबन। मतलब बलबन के शासन काल में दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा फैला या ये विकसित हुआ। खिलजी एंड महमूद तुगलक, और जो अलाउद्दीन खिलजी और महमूद तुगलक बलबन, ये तीनों के शासन काल में दिल्ली बहुत ज़्यादा विकसित हुआ या बहुत ज़्यादा डेवलप किया। आते हैं नंबर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन, प्रशासन के बारे में इसमें देखते हैं। नंबर 1, टू हैव रिलायबल गवर्नेंस द अर्ली दिल्ली सुल्तनत स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल slave purchased from military service called बंदागान in Persian। they have the rebel government in early Delhi। हाँ, मतलब शुरुआती समय में जो दिल्ली सुल्तान था खासकर इल्तुतमिश, उसने दास प्रथा का शुरुआत किया। मतलब कि मान लो कोई गुलाम को वो खरीद लिया और उसको अपना सेना में भर्ती कर दिया, ठीक है, और इस प्रकार का नियम को वो बंदागन, या फारसी भाषा में उसको बंदागन कहा जाता है। Number 2, the Khilji and Tughlaqs continued to use bandagans, also raised people of humble birth। और खिलजी और तुगलक दोनों ने बंदावन जो नियम था उसको ये फॉलो किया, मतलब इसके बाद में भी यह नियम चलता गया। पीपल ऑफ ह्यूमन बर्थ, और वो जन्म से संबंधित था। जैसे मान लो अगर कोई गुलाम सैनिक है, अगर उसका जो भी बच्चा होगा या जो उसका भी वंश होगा वो भी गुलाम सैनिक ही कहलाएगा, मतलब उसको भी सेना में गुलामी करना होगा। और यह जो चीज़ था वह खिलजी और तुगलक के शासनकाल में भी चलता गया। इसका स्थापना कौन किया था? इसका स्थापना किया था इल्तुतमिश। Who were their clans to high position like governors and generals। Number 3, the Khilji and Tughlaqs appointed military commander as governors of territories of varying size। खिलजी और तुगलक इन लोगों ने मिलिट्री मतलब सेना में एक कमांडर का नियुक्ति किया, उसके शासन क्षेत्र के साइज के अकॉर्डिंग। मान लो कहीं पर अगर शासन क्षेत्र बहुत ही वास्ट है या विशाल है तो वहाँ पर क्या हुआ, कुछ 2-3 गवर्नर को का निर्माण कर दिया। कहीं पे कम है तो वहाँ पे एक गवर्नर, मतलब उसके टेरिटोरीज के हिसाब से, उसका शासन क्षेत्र के हिसाब से उसने वहाँ पर गवर्नर या फिर मिलिट्री कमांडर का स्थापना किया। नंबर 4, these lands were called इक्ता, कहाँ पे था यहाँ नंबर ब्रैंक साइज। These lands were called इक्ता and their holders were called मुक्ता या इक्तदारी। The duty of मुक्ताज were lead military campaigns and maintain law and order। these lands, कौन सा लैंड यहाँ पे कुछ छूट गया क्या? These land were called इक्ता, और ये जमीन को हम लोग इक्ता बोलते हैं। and their holders were called मुक्ति, और जो इक्ता का जो होल्डर मतलब जो जमीन इक्ता का जो होल्डर है, जो जमीन वो लिया है
उसको इक्तदारी या फिर मुक्ति कहा जाता है। द ड्यूटी ऑफ मुक्ति, और मुक्ति का जिम्मेदारी यह था, वाज टू लीड द मिलिट्री कैंपेन, वह मिलिट्री अभियान का देखभाल या उसको मेंटेन करना या उसका संचालन करना, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू देयर इक्ताज, और अपने इक्ताज में नियम कानून प्रशासन को बनाए रखना था। नंबर 5, इन रिटर्न मुक्ताज कलेक्टेड द रेवेन्यू देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। नंबर 5 में आते हैं, इन रिटर्न मतलब इसके बदले में, मुक्ति कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ द असाइनमेंट एज सैलरी, मुक्ति जो है राजस्व का वसूली करता था अपने सैलरी के रूप में। दे एल्सो पेड दियर, कहाँ गया हम, दे एल्सो पेड दियर सोल्जर्स फॉर दिस रेवेन्यू, और जो भी उसको मिलता था उसमें से कुछ वो सोल्जर्स मतलब सैनिक को दिया करता था राजस्व के लिए, या फिर कुछ पैसे के रूप में उसको दिया करता था। फॉर हिज रेवेन्यू, पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम हिज रेवेन्यू, हाँ मतलब वो अपने राजस्व में अपने पैसा में से कुछ पैसा सोल्जर्स मतलब सैनिक को दिया करता था। कौन? मुक्तिज देता था। चलो एक पन्ना और बचा है। अंडर अलाउद्दीन खिलजी एंड महमूद तुगलक अकाउंट्स वे अपॉइंटेड टू चेक द अमाउंट कलेक्टेड बाय मुक्तीज, मतलब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय में अकाउंट्स मतलब खाता बही के देखभाल के लिए मुक्तीज का स्थापना किया गया था। मतलब मुक्तीज जो था वह महमूद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय में उसका अकाउंट्स मतलब जो खाता बही उसका देखभाल या उसको देखना, उसका देखरेख क्या करता था। एज दिल्ली नंबर 7, as Delhi Sultans brought the hinterland of cities under the control, they forced the Samantas and rich lands to accept their authority। हाँ, दिल्ली सुल्तनत के समय में दे फोर्स यूज्ड इन कंट्रोल दे फोर्स जो सामंताज एंड रिच होल्डर्स, हाँ वे बड़े बड़े सामंताज और जो जमींदार था उसको ये दबाव डालता था कि तुम भी दिल्ली में शामिल हो जाओ, या तुम्हारा भी राज जो है वो दिल्ली में शामिल होना चाहिए। नंबर 7, ये थोड़ा डिफिकल्ट था। The attack of Mongol under Genghis Khan forced Khiljis and Tughlaqs to mobilize a large standing army in Delhi। मतलब अटैक ऑफ मंगोल अंडर द गैजिंग खान के समय में मंगोल का जो आक्रमण हुआ था, फोर्स खिलजी एंड तुगलकास टू मोबिलाइज लीडिंग स्टोन इन दिल्ली। हाँ, जिसमें क्या होता है कि खिलजी और तुगलक ये दोनों मिल गया था, इसके मिलने से एक बहुत ही बड़ा स्टैंडिंग आर्मी का निर्माण हुआ। स्टैंडिंग आर्मी वो हुआ जो कि जमीन पे लड़ाई करता है, वो स्टैंडिंग आर्मी होता है। द सल्तनत इन द 15-16 सेंचुरीज, मतलब कि 15 और 16 सेंचुरी में सल्तनत का हालात या उसका कैसा चल रहा था वो देखते हैं। द तुगलक, द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल फ्रॉम दिल्ली आगरा अंटिल 1526। तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी जो है वो 1526 तक दिल्ली से लेकर आगरा तक शासन किया था। बाय देम जूनापुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द इंटायर साउथ इंडिया इंडिपेंडेंट रूलर्स हु वाज एस्टैब्लिश फ्लोटिंग स्टेट प्रॉस्पेरस कैपिटल। हाँ, बाय देन मतलब उसके अतिरिक्त या उसको छोड़कर जूनपुर हो गया, बंगाल जो वेस्ट बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरा दक्षिण भारत, ये सब बिल्कुल स्वतंत्र था और यहाँ पे कोई एक ही व्यक्ति शासन कर रहा था। हु हैड एस्टैब्लिश फ्लोटिंग स्टेट, और वह अपना एक स्वतंत्र राज स्थापित कर चुका था, और ये सब राज बहुत ही विकसित था या संपन्न था। प्रॉस्पेरस मतलब संपन्न, फ्लोरिज्म मतलब होता है विकसित होना या फिर फलना या फूलना, ठीक है, फ्लोरिशिंग मतलब। न्यू रूलिंग डायनेस्टी लाइक अफगान्स एंड राजपूत एल्सो अराउज ड्यूरिंग द पीरियड, और नया नया जो राजवंश जैसे कि अफगान, राजपूत, यह सब इसी काल में विकसित हुआ था या फिर फलना फूला था। इन 1526 मुगल एस्टैब्लिश देयर एम्पायर, और 1526 में मुगल अपना साम्राज्य का स्थापना किया। थ्रू ए दू फॉर ए ब्रीफ पीरियड सूरी डायनेस्टी रूल इन दिल्ली, और कुछ समय के लिए जो
सूरी डायनेस्टी, अपनी जो जैसे जो शेरशाह सूरी था वो भी सूरी डायनेस्टी का था। कुछ समय के लिए शासन किया था, कब से कब तक किया था, 1540 से लेकर के 1555 तक। दिस एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द रोल मॉडल ऑफ द अकबर, और यही जो प्रशासन था वह अकबर के लिए रोल मॉडल बना था। द मुगल एम्पायर, जो कि मुगल एम्पायर था। अकबर मुगल एम्पायर का सबसे महान राजा माना जाता है। और तो कुछ इसमें है नहीं बताने लायक। चलो फिर करना ही है लेसन 3 का पहले हिस्ट्री का, द दिल्ली सल्तनत, इसका डेट लिख देना। ये तुम्हारा एक टॉपिक बन जाएगा। टॉपिक लिखने के बाद इसका जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है सबको कॉपी में नोट करना, इस वाले पॉइंट को फिर इस वाले पॉइंट को। और ये जो डेट है ये डेट सबको याद याद होना चाहिए कि किस किस समय में कौन कौन सब शासन जो दिल्ली में शासन किया था, कौन कौन शासक दिल्ली में शासन किया था। फाइंड अबाउट द दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में एक दो लाइन जैसे फर्स्ट और सेकंड लिख देना। फ्रॉम गेलिस्तान टू एम्पायर, इसके बारे में भी 2 लाइन लिख देना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्सोलिडेशन, इसके बारे में भी कम से कम 3 पॉइंट लिख देना। सब नहीं लिखना, 3-4 पॉइंट लिख देना। सल्तनत 15 एंड 16 सेंचुरी, इसके बारे में भी 3 पॉइंट कम से कम लिख देना। ठीक है, इस तरह से नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। पूरा बुक पढ़ने का ज़रूरत है नहीं, जितना भी नोट्स है या जो भी बतलाते हैं इसको बस नोट्स करते जाना। अगर वीडियो में नोट्स देखने में दिक्कत होता है तो उसका जो PDF फाइल वो हम सेंड कर देंगे सबको व्हाट्सएप पे फिर उसको देख लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं अगला वीडियो में हम लोग किसका, सिविक्स हो चुका है, ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी या सिविक्स में दोनों में किसी एक में आएंगे। चलो फिर ठीक है, गुड बाय।